से बस एक सवाल पूछा, डॉक्टर, सोचिए अगर आपकी मौत पहले हो जाती और आपकी पत्नी को आपके बिना जीना पड़ता तो क्या होता। अरे वाह। ये सुनकर वो डॉक्टर चौंक गए और बोले, ओह, ये तो उसके लिए भयानक होता, वो बहुत दुख सहती। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। हाँ, तो फ्रैंकल ने धीरे से कहा, देखिए डॉक्टर, आपकी पत्नी को ये दुख नहीं सहना पड़ा क्योंकि आप जिंदा हैं, आपने उसे इस दुख से बचा लिया। और इसकी कीमत ये है कि कई लोग महसूस करते हैं, मतलब उनके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, फोन, नेटफ्लिक्स, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है, बिल्कुल, एक बेचैनी कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फ्रैंकल इसी की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि आज के इंसान के पास जीने के साधन तो बहुत हैं, लेकिन जीने का कोई मकसद नहीं है। पहले के इंसान के ज़माने में पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। Exactly. He who has a why to live can bear with almost anyhow. जब आपकी सारी बाहरी आजादियां छीन ली जाती हैं, तब भी आपके पास एक आखिरी मानवीय आजादी है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो आपको सच में अंदर तक हिला सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी जीने का मकसद कैसे ढूंढ सकता है। और किताब है विक्टर ई फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, और हमारे पास फ्रैंकल के अपने नोट्स हैं, उनके अपने अनुभव। ये सिर्फ एक कैदी की आप बीती नहीं है, नहीं, बल्कि एक मनोचिकित्सक की नजर से उन भयानक सालों का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। और इसी से बाद में लोगोथेरेपी नाम का एक पूरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निकला। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि नाजी यातना शिविरों में क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि उस अंधेरे में भी उम्मीद और मकसद की रोशनी कैसे जिंदा रह सकती है। हाँ, ये एक ऐसी पड़ताल है जो शायद हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थे जी। और उनकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है जब उन्हें और उनके परिवार को ऑश्विट्ज जैसे नाजी यातना शिविर में भेज दिया जाता है। और फ्रैंकल बताते हैं कि वहां पहुंचने पर एक कैदी का मन 3 साइकोलॉजिकल स्टेजेस, मतलब 3 मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरता था। और पहला था सदमा। हाँ, और ये सदमा भी बड़ा अजीब था। शुरुआत में ज्यादातर कैदियों को एक तरह का राहत का भ्रम होता था, अच्छा, जिसे फ्रैंकल डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव कहते हैं। उन्हें लगता था कि अरे, शायद सब कुछ उतना बुरा नहीं होगा, शायद हमें किसी फैक्ट्री में काम पर भेजा जा रहा है और आखिर में सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक तरह का दिमागी बचाव जो उस भयानक सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता था। और यहीं पर एक ऐसी बात का जिक्र आता है जिसे पढ़कर मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उंगली का खेल। हाँ। एक एसएस ऑफिसर बस अपनी उंगली के एक इशारे से तय कर रहा था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। दाएं मतलब काम और बाएं मतलब सीधा गैस चेम्बर। और कैदियों को उस वक्त इसका मतलब तक नहीं पता होता था। ये तो कल्पना से भी परे है। ये इंसान की पहचान को खत्म करने का सबसे क्रूर तरीका था। आपकी डिग्रियां, आपकी उपलब्धियां, आपका नाम, सब कुछ छीन लिया जाता था। हाँ, आपको सिर्फ एक नंबर दे दिया जाता था। फ्रैंकल का नंबर था 1,19,404। उफ। वो एक बहुत मार्मिक घटना बताते हैं जब उनसे उनकी लिखी हुई किताब की पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट छीन ली गई। वो मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें उनकी जिंदगी भर का काम था। सोचकर भी डर लगता है, अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को अपनी आंखों के सामने ऐसे नष्ट होते देखना। उसे एक पल में फ्रैंकल कहते हैं उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़े हर मोह को मिटा देने का फैसला किया। अच्छा। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका था ये मानने का कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और शायद इसी ने उन्हें आगे आने वाले भयानक दौर के लिए तैयार किया। और शायद इसी बचाव के तरीके ने उन्हें अगले चरण के लिए तैयार किया जो सदमे से भी ज्यादा खतरनाक था। बिल्कुल। एक ऐसा दौर जहां उन्होंने महसूस करना ही बंद कर दिया। हाँ, जिसे फ्रैंकल उदासीनता या एपैथी कहते हैं। एक तरह की भावनात्मक सुन्नता आ गई थी। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कोई फर्क नहीं, रोज की पिटाई, अपमान, अपने साथियों को मरते देखना, ये सब इतना आम हो गया था कि कुछ महसूस ही नहीं होता था। ये दिमाग का खुद को बचाने का एक कवच था। क्योंकि अगर आप हर चीज महसूस करने लगते तो शायद आप जिंदा ही नहीं रह पाते। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब बाहरी दुनिया की हर खूबसूरत चीज छीन ली गई, तब इन कैदियों ने अपने अंदर एक नई दुनिया खोज ली। बिल्कुल। उनका आंतरिक जीवन, उनकी इनर लाइफ और भी ज्यादा गहरी और तीव्र हो गई। और फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे प्यार की यादें, हाँ,
प्यार की यादें, प्रकृति की सुंदरता और यहाँ तक कि हास्य यानी ह्यूमर भी आत्मा के सबसे बड़े हथियार बन गए। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। जब कड़ाके की ठंड में बर्फीली हवाओं के बीच कैदी काम पर जा रहे होते थे, हाँ, वो बताते हैं। तो फ्रैंकल अपने दिमाग में अपनी पत्नी की छवि ले आते थे। वो मन ही मन उनसे बातें करते, उनकी मुस्कान को याद करते। और तब उन्हें एक एहसास हुआ, एक बहुत गहरा एहसास। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम इंसान के शरीर से कहीं बढ़कर है। उसका असली मतलब उसके रूहानी वजूद में है, उसके इनर सेल्फ में। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त फ्रैंकल को यह भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा है भी या नहीं। बिल्कुल, लेकिन इस एहसास ने उन्हें हिम्मत दी। प्यार उनके लिए एक ताकत बन गया था। और सिर्फ प्यार ही नहीं, वो एक और घटना बताते हैं जब काम से थक कर लौटते हुए एक कैदी ने सबको रुककर बावेरिया का खूबसूरत सूर्यास्त देखने को कहा। हाँ, वो भी बहुत कमाल का पल है। चारों तरफ कीचड़ और गंदगी थी, लेकिन उस एक पल के लिए सब कुछ भूलकर वो उस नजारे में खो गए। ये सोचना भी अजीब है कि उस नर्क में भी लोग सूर्यास्त देख सकते थे। है ना? यही तो इस किताब का सार है। फ्रैंकल फ्रेडरिक नीत्शे को याद करते हुए कहते हैं, जिस इंसान के पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। एग्जैक्टली, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। जब आपकी सारी बाहरी आजादियां छीन ली जाती हैं, तब भी आपके पास एक आखिरी मानवीय आजादी बचती है, अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को चुनने की आजादी। लेकिन क्या ये कहना आसान नहीं है? मतलब जब कोई शारीरिक और मानसिक रूप से इस हद तक टूट चुका हो, तो क्या उसके पास सच में कोई आजादी बचती है? ये सवाल बहुत वाजिब है और फ्रैंकल इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि शिविर में ऐसे भी कैदी थे जो दूसरों की मदद करते थे। हाँ, जो दूसरों को दिलासा देते थे, अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी किसी और को दे देते थे। ये लोग इस बात का जिंदा सबूत थे कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, ये चुनने की आजादी कि वो इन हालात का सामना कैसे करेगा। और इसी अनुभव से उनके सिद्धांत लोगोथेरेपी की नींव पड़ी। तो चलिए अब इस पर आते हैं। ये अनुभव सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं थे। इन्हीं अनुभवों ने मनोचिकित्सा के एक बिल्कुल नए स्कूल को जन्म दिया। ये लोगोथेरेपी आखिर है क्या? लोगोथेरेपी का मूल विचार बहुत गहरा है। इसका मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी और बुनियादी प्रेरणा जीवन में अर्थ की खोज करना है। विल टू मीनिंग? हाँ, विल टू मीनिंग। ये उस समय के दो बड़े मनोवैज्ञानिकों फ्रॉइड और एडलर से अलग था। फ्रॉइड की सुख की इच्छा और एडलर की शक्ति की इच्छा। फ्रॉइड कहते थे कि इंसान विल टू प्लेजर से चलता है और एडलर कहते थे विल टू पावर से। लेकिन फ्रैंकल का कहना था कि इंसान सिर्फ सुख या शक्ति के लिए नहीं जीता, वो अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए, किसी मकसद के लिए जी भी सकता है और मर भी सकता है। बिल्कुल। और इसी से जोड़कर वो आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं अस्तित्वगत खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसा आज कई लोग महसूस करते हैं? मतलब उनके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, फोन, नेटफ्लिक्स, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है, बिल्कुल। एक बेचैनी कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फ्रैंकल इसी की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि आज के इंसान के पास जीने के साधन तो बहुत हैं, लेकिन जीने का कोई मकसद नहीं है। पहले के जमाने में परंपराएं हमें बताती थीं कि हमें क्या करना है। आज वो सब कमजोर पड़ गया है। तो इस खालीपन में इंसान या तो वो करने लगता है जो दूसरे कर रहे हैं, जिसे कन्फॉर्मिटी या भेड़ चाल कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करना। ठीक वही। या फिर वो करने लगता है जो दूसरे उससे करवाना चाहते हैं, जो तानाशाही या टोटलिटेरियनिज्म की जमीन तैयार करता है। और फ्रैंकल कहते हैं कि ये खालीपन ही आज के दौर में डिप्रेशन, नशे की लत और आक्रामकता की एक बड़ी वजह है। हाँ, तो फिर सवाल ये है कि कोई इस अर्थ को, इस मकसद को खोजे कैसे? क्या इसका मतलब है कि हमें कोई बहुत बड़ा काम करना होगा, दुनिया बदलनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही फ्रैंकल की सबसे खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि जीवन का अर्थ हर किसी के लिए अलग और हर पल में नया होता है। अच्छा। इसे खोजने के वो 3 मुख्य रास्ते बताते हैं। पहला तो है कोई काम करके या कुछ रचकर, यानी अपने काम में, अपनी कला में कोई सार्थकता ढूंढना। ये तो समझ आता है, लेकिन बाकी 2 रास्ते क्या हैं? दूसरा रास्ता है किसी चीज का अनुभव करके या किसी व्यक्ति से जुड़कर। मतलब किसी से गहराई से प्रेम करके? हाँ, जैसा फ्रैंकल अपनी पत्नी की याद से ताकत पाते थे, या फिर प्रकृति या कला की सुंदरता का अनुभव करके, जैसे वो सूर्यास्त को नजारा। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली है, वो है उस पीड़ा के प्रति अपना नजरिया बदलना जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे थोड़ा और समझाइए।
मतलब अगर कोई चीज हमारे बस में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है। फ्रैंकल एक बहुत ही पावरफुल किस्सा सुनाते हैं। हाँ। एक बुजुर्ग डॉक्टर उनके पास गहरे डिप्रेशन के इलाज के लिए आए। उनकी पत्नी की 2 साल पहले मौत हो गई थी और वो इस दुख से उबर नहीं पा रहे थे। फ्रैंकल उनसे कोई भी सवाल पूछते पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया? फिर फ्रैंकल ने उनसे बस एक सवाल पूछा, डॉक्टर, सोचिए अगर आपकी मौत पहले हो जाती और आपकी पत्नी को आपके बिना जीना पड़ता तो क्या होता? अरे वाह! ये सुनकर वो डॉक्टर चौंक गए और बोले, ओह, ये तो उसके लिए भयानक होता, वो बहुत दुख सहती। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। हाँ, तो फ्रैंकल ने धीरे से कहा, देखिए डॉक्टर, आपकी पत्नी को ये दुख नहीं सहना पड़ा क्योंकि आप जिंदा हैं। आपने उसे इस दुख से बचा लिया। और इसकी कीमत ये है कि अब आपको उसके बिना जीना और शोक मनाना पड़ रहा है। अब उस दुख को एक मकसद मिल गया था, एक त्याग का मकसद। ये कमाल का नजरिया है। उन्होंने उस डॉक्टर के दुख को खत्म नहीं किया बल्कि उससे एक वजन, एक मतलब दे दिया। और इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी चरण, आजादी के बाद का जीवन। मुझे लगता था कि आजादी का दिन उनके लिए दुनिया का सबसे खुशी का दिन होगा। हैरानी की बात है, पर ऐसा नहीं था। फ्रैंकल बताते हैं कि जब कैंप के गेट खुले और वो आजाद हुए तो उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक तरह का अवास्तविक एहसास हुआ, जिसे डीप पर्सनलाइजेशन कहते हैं। जैसे सब एक सपना हो। हाँ, जैसे ये सब हकीकत है ही नहीं। सालों के भावनात्मक कवच के बाद उन्हें खुशी महसूस करने की क्षमता दोबारा सीखनी पड़ी। तो मतलब पीड़ा कैंप की दीवारों के साथ खत्म नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। आजादी अपने साथ 2 और मुश्किलें लेकर आई। पहली थी कड़वाहट, बिटरनेस। हाँ। जब वो अपने शहर लौटे और लोगों की उदासीनता देखी, उनके घिसे पिटे जुमले सुने जैसे हमें नहीं पता था या हमने भी कष्ट सहे हैं, तो उनके मन में कड़वाहट भर गई। और दूसरी चुनौती थी निराशा, डिसइल्यूजनमेंट। जब उन्हें पता चला कि वो इंसान जिसकी याद ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा था, अब इस दुनिया में नहीं है। तो फ्रैंकल की ये सारी बातें आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? हम में से ज्यादातर लोगों ने वैसी भयावहता का सामना नहीं किया है और उम्मीद है कि कभी करना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ्रैंकल की ये किताब सिर्फ नाजी शिविरों के बारे में नहीं है। नहीं है। ये हर उस इंसान के बारे में है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की पीड़ा, हानि या उद्देश्यहीनता का सामना कर रहा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ परिस्थितियों से तय नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा उन परिस्थितियों को दी गई प्रतिक्रिया से तय होता है। ये किताब सिर्फ जिंदा बचने यानी सर्वाइवल के बारे में नहीं है। नहीं, ये गरिमा और उद्देश्य के साथ जीने के बारे में है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। विक्टर फ्रैंकल का अनुभव हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सवाल ये नहीं है कि हम जीवन से क्या उम्मीद करते हैं, हाँ। बल्कि सवाल ये है कि जीवन हमसे क्या उम्मीद करता है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अगर आप खुशी के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भाग जाएगी। खुशी तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। हाँ, एक सह उत्पाद जो आपको तब मिलता है जब आप खुद से बड़ा कोई मकसद चुन लेते हैं या किसी को खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। तो अंत में फ्रैंकल हमें सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार देकर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है, और इसके बजाय ये महसूस करना चाहिए कि जीवन ही हमसे हर पल, हर घड़ी ये सवाल पूछ रहा है। और हमारा जवाब हमारे शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में, हमारे नजरिए में छिपा है। हर इंसान की जिंदगी में एक खास जिम्मेदारी होती है। हाँ, एक काम होता है जिसे सिर्फ वही पूरा कर सकता है, और उसी जिम्मेदारी को ढूंढना और निभाना ही जीवन को सार्थक बनाता है।